गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समास के बारे में समझाऊंगी। समास क्या है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं। विकार रहित जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। परिभाषा, इसकी हम परिभाषा देखेंगे समास की। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों से बना नया सार्थक शब्द ही समास कहलाता है। अब देखिए, संक्षेप का मतलब छोटा करके लिखना। तो जब दो या दो से अधिक शब्द को हम एक करके लिखते हैं उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। देखिए, समास के भेदों को जानने से पहले हम सबसे पहले समास के बारे में, समास में 4 पद होते हैं। अब देखिए, 4 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 समस्त पद। समास विधि से जो बना हुआ शब्द होता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है। पूर्व पद, समस्त पद का जो पहला पद है उसको हम पूर्व पद कहेंगे। ठीक है। उत्तर पद, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे हमने समस्त पद हमारा, जैसे हमने लिखा बैलगाड़ी, तो बैल गाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, तो बैल जो है वो हमारा पूर्व पद हो गया और उत्तर पद क्या हो गया? गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। ठीक है। समास विग्रह जब हम इस करेंगे तो समास विग्रह हमारा बैलगाड़ी का क्या हो जाएगा? समास के लिए गाड़ी। समझ में आ गया? समास विधि से बनाए गए शब्द को पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद और पूरा शब्द होता है उसको हम समस्त पद कहते हैं और जो उसका जो विग्रह किया जाता है उसको हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। समास के भी सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है। अब देखिए, अव्यय का काम करता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए, अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, जैसे इसलिए, अतः, जब आदि। इसलिए जैसे, अब देखिए लिंग देख लेंगे, राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अब इसका हम लिंग चेंज करेंगे, राधा कर लेंगे, राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। अब देखिए, इसलिए पर तो कोई भी जो हमारा इसलिए है उसमें तो हमने कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकार नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ही हम अव्यय कहेंगे जिसमें कोई भी विकार ना हो। अव्ययीभाव समास के उदाहरण देखिए, अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ नीचे लिख लिए हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 यथाशक्ति, यथा के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। ठीक है। पूर्व पद है हमारा यथा, पूर्व का मतलब पहला। ठीक है। यथा, और शक्ति है हमारा उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। और ये जो दोनों पूरा शब्द है यथा शक्ति, इसको हम कहेंगे समस्त पद। ठीक है। और इसको हम कहेंगे समास विग्रह। जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? समास विग्रह, शक्ति के अनुसार। ठीक है। विशेष चीज़ें हमें क्या ध्यान रखनी है अव्ययीभाव समास में? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है। पहला पद ही इसमें प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। पूरा पद ही किसकी भांति कार्य करता है? अव्यय की भांति। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो। अव्ययीभाव समास में पहला पद यथा, प्रति, आ, यावत, हर, इनमें से कोई भी एक होता है। अब देखिए, इनमें से कोई भी एक यदि कोई पद है तो उन पदों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः अव्ययीभाव समास होते हैं। ठीक है। द्विरुक्त, द्विरुक्त कहते हैं पुनरुक्त शब्दों को।
ठीक है। द्विरूक्त शब्द भी प्रायः अव्ययी भाव होते हैं, जैसे घर घर, पल पल आदि। तत्पुरुष समास देखेंगे अब। नंबर 2 हमारा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। देखिए, अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान था? प्रथम पद। लेकिन तत्पुरुष समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। अब देखो, ध्यान देंगे विशेषण क्या है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण की परिभाषा होती है बी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं। समझ में आया? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जिसके बारे में जो विशेषता उसकी बताई जा रही है उसको हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के तीन समास होते हैं। एक तो तत्पुरुष समास होता है, इसका भी द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का भी द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्विगु समास का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। इस तरह से ये तीनों समास जो हैं वो कुछ कुछ समान होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं। देखो, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं जो विभक्तियों के आधार पर होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, अब देखिए यहाँ पे जो विभक्ति है वो है कर्म, द्वितीय विभक्ति है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है को। ठीक है, तो जिसमें को आ जाए वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को आ गया। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है? को, और को विभक्ति चिन्ह कौन सी विभक्ति में आएगा? कर्म में। ठीक है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, क्या आ गया? को। ठीक है, नंबर 2 करण तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति है से, के द्वारा, यहाँ पे साधन का रूप आता है। ठीक है, कोई भी जो काम होता है इसमें से या के द्वारा आता है, वो साधन के रूप में आता है। जैसे पर्णकुटी, तो पर्णकुटी का मतलब है पर्ण से बनी कुटीर, यानी कि पत्तों से बनी हुई कुटिया। समझ में आया? तो पत्तों से बनी हुई, यहाँ पे से क्या हो गया? साधन। साधन क्या हुआ? पत्ता। ठीक है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यानी कि बीमार जिसे बोलते हैं, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो से यहाँ पे क्या आ गया? से यहाँ पे करण तत्पुरुष से आया है, क्योंकि साधन क्या है? बीमार क्यों हुए? रोग से। किससे ग्रस्त हैं? रोग से। ठीक है, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होता है से, इसमें से का अर्थ होता है अलग होना। देखिए, तृतीय विभक्ति में जो से का अर्थ था वो था हमारा साधन के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा से है वो है हमारा अलग होने के रूप में। जैसे अन्नहीन, किससे अलग हो गए? अन्न से। ठीक है, नेत्रहीन, किससे अलग हुए? नेत्र से, तो नेत्र से हीन, अन्न से हीन। ठीक है, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह का, की, के। जैसे सेनापति, सेना का पति, का पति। ठीक है, तो किसका पति है? सेना का। संबंध किससे हो रहा है? सेना से। पति का संबंध किससे है? सेना से। कन्यादान, कन्या का दान, किसका दान किया जा रहा है? कन्या का संबंध किससे है? दान से। दान का जो संबंध है वो किससे है? कन्या से। 6 अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। देखिए, अधिकरण तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है वो है में या पर। तो जहाँ जिस विभक्ति में या पर आ जाता है वो कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, तो में आ गया। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म का मतलब होता है स्वयं, स्वयं पर निर्भर, तो पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी कुछ कुछ तत्पुरुष समास से मिलता जुलता है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य या विशेषण, मैंने विशेष और विशेषण बताया,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं वो विशेषण हो गए। तो विशेष से क्या हो गए, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है। या उपमेय या उपमान। अब उपमेय और उपमान, उपमेय होती है साधारण वस्तु और उपमान होती है कोई प्रसिद्ध वस्तु। ठीक है। तो किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहाँ पर क्या होता है, का कर्मधारय समास होता है। ठीक है। उपमेय और उपमान का संबंध हो तथा दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं: विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषोभय पद और विशेष्योभय पद। ये 4 प्रकार के जो पद हैं वो हैं विशेषण। या तो पूर्व पद विशेषण होगा या फिर पूर्व पद विशेष्य होगा, और जो पद है पूरा मिलकर के या तो वो विशेषण पद बन जाएगा या फिर विशेष्य पद बन जाएगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अब ध्यान देंगे, इसमें कमल की विशेषता क्या है, वह नीला है। महावीर, वह वीर भी है और महान भी है। महान है जो वीर। समझ में आया। तो यहाँ पे है जो, जहाँ बीच में विग्रह करने के बाद है जो विभक्ति आ जाए, वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी दोनों ही समान हों। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इस समास में 2 पद होंगे और दोनों ही पद प्रधान होंगे। इनका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो या तो और आ जाएगा या फिर अथवा आएगा। और का मतलब होता है समान, ठीक है, टक्कर वाली, और या का मतलब होता है विलोम। ठीक है। जैसे लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। घी शक्कर, घी और शक्कर, यहाँ पे ये पूरक के रूप में आ गया और ये यहाँ पर विलोम के रूप में आ गया। ठीक है। द्विगु समास नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5, द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है। जब समस्त पद समाहार, समाहार का मतलब होता है जहाँ मिलन हो या जहाँ पर एक जगह ही कई चीज़ें इकट्ठी हों, का बोध नहीं होता। जब समस्त पदों में समाहार का बोध नहीं होता तो पहला पद संख्यावाचक होने के बावजूद भी वहाँ द्विगु समास नहीं होता। ठीक है। तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक तो है परंतु वह समाहार नहीं है, तो वहाँ द्विगु समास नहीं होगा। जैसे द्विगु, द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह। तो यहाँ पे समूह हो गया, यानी मिलन है या संग्रह है। संग्रह है, यहाँ पर गाय क्या है, इकट्ठी हैं, 2 गाय एक जगह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। यहाँ पे 4 रास्ते एक जगह इकट्ठे हो रही हैं। ठीक है। तो जहाँ पर एक जगह कई चीज़ें इकट्ठी हों, जहाँ मिलन हो, वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे एक और हम देख लेंगे त्रिवेणी। तो त्रिवेणी में क्या आएगा, 3 नदियों का समाहार। 3 नदियों का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर क्या होता है, त्रिवेणी होता है। ठीक है। नंबर 6, बहुवीर्य समास। जहाँ जिस समास में अन्य पद प्रधान हो। अब देखिए, ना तो पहला पद प्रधान होता है इसमें और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों ही पद विशेषण का कार्य करते हैं और कोई एक नया तीसरा पद बनाते हैं। अन्य पद प्रधान समास को बहुवीर्य समास कहते हैं। इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। अब देखिए, इस समास में मैंने अभी बताया कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा शब्द ही किसी अन्य शब्द का विशेषण होता है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो वो शब्दात्मक नहीं होगा। जैसे और समासों में शब्दात्मक थे,
जैसे नील गाय, नीली है जो गाय एक शब्द था, परंतु इसमें शब्दात्मक नहीं होगा। जब हम उसका विग्रह करेंगे एक वाक्यात्मक होगा, यानी वाक्य के रूप में उसका जब हम विग्रह करेंगे तो वो एक वाक्य के रूप में आ जाएगा। इस समास के दोनों पद विशेषण की भांति कार्य करते हैं। दोनों ही पद किसकी भांति कार्य करते हैं? विशेषण की भांति कार्य करते हैं, और दोनों ही विशेषण मिलकर के एक नया पद बनाते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, या चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन है जिसके शिखर पर चंद्रमा है? शिव जी। अब देखो नया शब्द आ गया, पूरा ही जब हमने विग्रह किया तो एक सेंटेंस बन के आ गया, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, या चंद्रमा है शिखर पर जिसके। तीसरा शब्द एक नया पद बना, क्या बना? शिव जी। ठीक है, विग्रह करने पर एक नया शब्द निकल के आया जिसका कि इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये समास जो है वो क्या होता है? बहुवीर्य समास होता है। चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब देखो चक्र को धारण कौन करता है? विष्णु। तो चक्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? विष्णु। तो तीसरा पद निकल के आया विष्णु। समझ में आ गया? आपके समास पूर्ण हो गए हैं। आप इनको ध्यान से देख करके और याद करें और अपनी नोटबुक में लिखें।